दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एज यूट्यूबर देव में। तो दोस्तों समसामयिकी मई महीने के जो अपने पार्ट चल रहे थे दोस्तों, उसमें ये तीसरा पार्ट है। और इससे पहले वाले अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी का आपने देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, उन सब के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अपनी जो सीरीज़ है उसका फ़िलहाल ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि अभी जून महीना चल रहा है, चालू अवस्था में है। 19 जून हुई है आज, और जैसे ये महीना कंप्लीट होगा तो तब मैं इसके करंट अफेयर्स आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। तब तक और भी चीज़ें अब चैनल पे आएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से हम केवल करंट अफेयर ही कर रहे थे। और क्योंकि आपके मन में भी ये बात आई होगी कि भाई केवल करंट अफेयर से नहीं चलता है, तो बिल्कुल सही, नहीं चलता है। बट क्या करें यार, ये करंट अफेयर के बगैर भी तो नहीं चलता है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे यार। क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं अपने, जैसे फर्स्ट ग्रेड का ले लीजिए आप, या फिर आप रीट का ले लीजिए। रीट में तो हालांकि इतना करंट अफेयर का नहीं रहता, बट कुछ हद तक 2 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑफिशियली उसमें सिलेबस में इतने नहीं लिखे होते, बट आ सकते हैं, आई भी हैं। लास्ट ईयर की रीट मैंने दे रखी है। और दोस्तों आगे आप बढ़ोगे तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, और भी कई सारे RAS का वगैरह जो एग्ज़ाम्स जो हैं, अपने राजस्थान लेवल पे बात करूँ मैं तो है। और तो उसमें दोस्तों करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो इसीलिए हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट करना चाहते हैं। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ रहा तो जल्द ही हम लोग जो है दिसंबर तक भी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, और पूरे एक साल की सीरीज़ अपने पास रेडी होगी करंट अफेयर की। तो दोस्तों पहले प्रश्न से करते हैं आरंभ। कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने हेतु सुझाव के रूप में हेलीकॉप्टर मनी का विचार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या तेलंगाना? तो हेलीकॉप्टर मनी का जो सुझाव है दोस्तों, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा सुझाई इस योजना का तात्पर्य लोगों को आर्थिक सहायता बांटने से है, जिससे लोगों का खर्च और उपभोग बढ़ने से अर्थव्यवस्थाओं में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर मनी जो शब्द है दोस्तों, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, जिससे उनका तात्पर्य अपरंपरागत तौर पे आर्थिक नीति में बहुत बड़ा बदलाव करना और बड़े पैमाने पर नोटों को छापकर बाजार में उतारना। क्योंकि दोस्तों देखो, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। इस हिसाब से जो अर्थव्यवस्था एक बार रुक जाती है तो वो चल पड़ेगी। क्योंकि वो एक बार चल पड़ेगी तो हालांकि देश की ओरिजिनल स्थिति तो वही रहेगी, लेकिन बाहर से देखने पे अर्थव्यवस्था बिल्कुल बहुत चलायमान स्थिति में रहेगी। और इस बहाने एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था एक चल रही है, तो वो चल रही अर्थव्यवस्था जरूर थोड़ा फायदेमंद साबित होती है। इस योजना के अंतर्गत देश के सेंट्रल बैंक, अपना सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई की जाती है और सरकार को दे दिए जाते हैं, जो इस विशेष योजना में वापस किए जाने योग्य नहीं होते हैं। मतलब आमतौर पे तो सरकार को पैसा जो होता है वो वापस देने होते हैं कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। अतः सरकार खराब होती अर्थव्यवस्था के मध्य नज़र ज़रूरत पड़ने पर इन पैसों को बाजार में उतार देती है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मांग और महंगाई में तेजी आने लगती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मुख्य बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड जिसको बोलते हैं, UNCTAD द्वारा अप्रैल महीने में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मंदी के इस दौर से दो देश जो है वो बच सकते हैं, मतलब उनके बचने की संभावना है। तो वो दो देश कौन से बताए हैं? अमेरिका और चीन, भारत और चीन, अमेरिका और भारत, या फिर रूस और भारत? तो दोस्तों ये जो दो देश जो बच सकते हैं वो है भारत और चीन। इस सम्मेलन में कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट को 2008 में आई आर्थिक मंदी से भी ज़्यादा बताया गया था, और बताया गया कि भारत और चीन ऐसे हैं जिन पे भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट दूसरे देशों की तुलना में कम पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो बहुत ही उभरती और तेज़ी से ग्रो करती अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य देखभाल हेतु किसके द्वारा भारत को $1 अरब परियोजना की मदद की पेशकश की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर एशियाई विकास बैंक? तो भारत के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु जो है जिसने $1 अरब परियोजना की मदद की है इस कोरोना वाले सारे सब कुछ मामले में, तो दोस्तों वो है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक।
केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने हेतु महिला जनधन खातों में प्रति खाता धारक कुल कितनी राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया है? 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 रुपये या फिर 2,500 रुपये? आप कीजिएगा। तो दोस्तों कितने रुपए जमा कराए जाएंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है कितने रुपए जमा कराएंगे? महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिनका जन धन खाता है दोस्तों, तो वो 1,500 रुपये राशि है। ये रकम 3 अप्रैल से 500 रुपये की 3 किस्तों में दी जाएगी, जिससे देश की 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारिकाओं को इसका फायदा मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच नज़र PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, दोस्तों PMKSY योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना में 6,000 रुपये मिलते हैं प्रति साल। और प्रिय राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई मैं तो 12,000 रुपये पर मंथ दे दूंगा, आप इसमें तो मोदी जी तो देंगे 6,000 12 महीनों के, मतलब 1 साल के, मैं तो पर मंथ हर महीने 12,000 रुपये दे दूंगा। कहाँ से दोगे भाई? स्विस बैंकों से लेके आके दोगे क्या? तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया था। तो PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? 1,000, 500, 1,500 या फिर 2,000 रुपये? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है स्पेशली इस लॉकडाउन और ये कोरोना मैटर में, तो दोस्तों वो है 2,000 रुपये। तो महिलाओं को 1,500 रुपये जो गरीब हैं, जनधन खाता है, और पुरुष जो किसान हैं और जिनकी अभी मैं बताऊंगा ज़मीन कितनी होनी ज़रूरी, तो उनको दिए जा रहे हैं 2,000 रुपये। दोस्तों इस योजना में कोरोना महामारी से पूर्व वार्षिक 6,000 रुपये दिए जाते थे, मतलब साल के 6,000 रुपये दिए जाते थे। उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त इन 3 महीनों में 3 करोड़ गरीब, विधवा, पेंशन भोगियों और दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपये की जो है अनुग्रह राशि प्रदान करने की योजना भी है। तो 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जा रहे हैं। हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खाता धारकों के KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, अपने ग्राहक को जाने, अनुपालना हेतु किस दस्तावेज को जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्यता दी गई है? तो वो कौन सा दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें जन्मतिथि लिखी होती है और उसको नया नया जो है जन्मतिथि सत्यापित करने का डॉक्यूमेंट घोषित किया गया, किसके द्वारा? EPFO द्वारा, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? वो है मतदान पहचान पत्र, वो पासपोर्ट है, आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है? तो दोस्तों वो है आधार कार्ड, जिसको नई नई अनुमति दी गई है। जो भी पेंशन भोगी होने वाले हैं भविष्य में, या भी जो भी अपना भविष्य निधि संबंधी जो उनका अकाउंट होता है सरकारी नौकरों का, वो पैसा निकालना चाहते हैं, जो ये अनुमति दी गई थी हाल ही में कोरोना वाले मामलों में, तो दोस्तों उसमें वो केवल आधार कार्ड के बेस पर ही निकाल सकते हैं, कि वो आधार कार्ड को भी जो है एक जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में माना गया है। इस सुविधा के जरिए ऑनलाइन सत्यापन करवा के EPFO खाता धारक अपने खाते से मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी निकाल सकते हैं। महंगाई भत्ता निकालने के लिए सुविधा थोड़े समय पहले ही जो है दी गई है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था पहले जो महंगाई भत्ता पेंशन जाने पे ही मिलता था, लेकिन अब महंगाई भत्ता या यूँ के रिटायरमेंट होने पर मिलता था, लेकिन अब महंगाई भत्ता वो पहले ही निकाल सकते हैं। हालांकि उनको वापस इसका घाटा भी है कि भविष्य में जब रिटायरमेंट होंगे तो कम ही पैसा मिलेगा, लेकिन खैर अब ये मामला चल रहा है तो ज़रूरत पड़े निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि एस्केप ESCAP वर्ष 2020 की ओर से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने फीसदी रहने की उम्मीद है? तो भारत की GDP दोस्तों कितने रहने की उम्मीद जताई जा रही है 2020-21 में? 5.1%, 4.4%, 6.2% या फिर 4.8%? तो दोस्तों अलग अलग एजेंसीज ये रिपोर्ट लाती हैं, ये है एस्केप की रिपोर्ट दोस्तों। तो दोस्तों वो रहने का अनुमान है 4.8%। 2021-22 हेतु सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.1% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2020 को G20 सम्मेलन मंत्रियों की जो एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ,
आभासी बैठक दोस्तों, एक बैठक और एक आभासी बैठक में क्या फ़र्क है? बैठक होती है जिसमें ओरिजिनली फिजिकली वो वहाँ जाते हैं, मिलते हैं किसी एक देश में, जो ये 20 देश हैं, इन 20 में से किसी एक देश में ये मीटिंग होती है और वहाँ जाके वो मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा है कि ये आभासी बैठक होती है और इसमें जो है ये दूर दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे होते हैं। वीडियो कॉल कैसे होता है, ठीक वैसे बात हो रही होती है। इसमें जो है दोस्तों भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश के ऊर्जा मंत्री ने की थी? तो दोस्तों हमारी तरफ से तो ये थे, लेकिन अध्यक्षता किस देश के ऊर्जा मंत्री ने की? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब? तो दोस्तों सऊदी अरब के जो थे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बैठक के पश्चात 11 अप्रैल को सभी G20 देशों ने संयुक्त वक्तव्य यानी कि एक बयान जारी करके बताया कि कोरोना महामारी के प्रति सामूहिक लड़ाई और जिम्मेदारी का जो है ऐलान किया, मतलब वो सभी मिल के लड़ेंगे। अगली G20 मीटिंग जो है वो सितंबर अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी आयोजित की जा सकती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 16,700 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है? विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो दोस्तों ये सहायता है ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की ओर से। ADB के अध्यक्ष मात्सुसुगु अस्कावा ने कहा है कि भारत की आपातकालीन जरूरत पूरा करने हेतु ADB प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर इस सहायता राशि को और भी ज़्यादा बढ़ा के हम लोग दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड G20 आभासी सम्मेलन कब हुआ, जिसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने हिस्सा लिया? 1 अप्रैल 2020, 5 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020 या फिर 15 अप्रैल 2020? तो दोस्तों 15 अप्रैल को ये हुई थी मीटिंग। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कमजोर वर्गों की सहायता करने, योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक सुधार लागू करने, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 320 मिलियन लोगों को 3.9 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता और कोरोना के विरुद्ध व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों आदि की जानकारी साझा की। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी में आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रारंभ PM गरीब कल्याण योजना में उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को कितने महीने की अवधि तक LPG सिलेंडर फ्री दिया जाएगा? तो दोस्तों अब कोरोना में क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो सरकार ने सोचा है कि सभी को फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, खाना बनाने वाले। तो LPG जिसमें घर में खाना बनता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है गाड़ियों में प्रयोग। तो दोस्तों 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 2 महीने? तो दोस्तों ये कितना यूज़ जो है अपने 3 महीने तक दोस्तों दिया जाएगा। तो ये 3 महीने तक का इनका यूजेज जो है वो फ्री कर दिया गया है सरकार की ओर से। तो 3 महीने ये सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। किन लोगों को? जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आते हैं दोस्तों। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? वह योजना जिसमें सब्सिडी दी जाती है, LPG का जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उस पर सब्सिडी दी जाती है, मतलब दूसरों से कम पैसे लिए जाते हैं। भाई सीधी सी बात ये है कि डिस्काउंट। तो बस तो वो LPG में जिनको सब्सिडी दी जाती है उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि हेतु 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आपका नाम 31 मार्च तक PM उज्ज्वला योजना में होना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 31 मार्च तक भी अगर आपका नाम उसमें जुड़ जाता है, मतलब इसमें सब्सिडी वाले गैस वाले मामले में, तो आप वहां जाके ये गैस सिलेंडर ले सकते हो, और वो भी 3 महीने तक। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले महीने चेरनोबिल के जंगलों में आग की घटना सामने आई थी। ये जंगल कहाँ स्थित है दोस्तों? फ्रांस में, अमेरिका में, स्पेन में या फिर यूक्रेन में? तो ये चेरनोबिल के जो जंगल है दोस्तों ये स्थित हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को प्रियपात शहर के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु दुर्घटना घटित हो गई, जिसमें 9,000 से 16,000 लोगों की मौत हुई थी। और उस 34 वर्ष के बाद भी यहाँ विकिरण का असर कम नहीं हुआ है दोस्तों। तो समझिए आप 34 साल कितनी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी यहाँ विकिरण अब भी है। अब भी वहाँ पे जो है ये रेडियो धर्मित तत्व जो है वो हवा में तैरते हैं। इस हेतु 2065 तक का इंतजार करना पड़ेगा जब ये विकिरण पूरी तरह से ख़त्म होंगे दोस्तों। तो सोचिए आप लगभग 80-90 साल, इतना समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। ये आग उसी क्षेत्र के पास के जंगलों में लगी है जहाँ पर ये रेडियो धर्मी तत्व थे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में तापमान बढ़ने की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंचने की बातें सामने आई हैं। तो ये जो GBR है यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन?
तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से मिलके बनी है। देखो दोस्तों, ये होती क्या है? ये होती है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति है दुनिया की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया में। इससे जो है दोस्तों हमें पृथ्वी के जीवन की विविधताओं का पता चलता है। 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे चुना गया था, जो कि अब ये विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। तो विश्व के 7 अजूबों में चीन की दीवार भी शामिल है, अपने यहाँ का जो ताजमहल है वो भी शामिल है दोस्तों। तो उसी के साथ ये ग्रेट बैरियर रीफ भी शामिल हैं विश्व के उन अजूबों में, विश्व के उन एक तरीके से आश्चर्यजनक जो है चीज़ों में ये शामिल है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो के एंड की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है अपने फ्यूचर में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो कंपटीशन उसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप करिए लाइक, करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।